गुड मॉर्निंग। सरस्वती विद्या मंदिर के यूट्यूब पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम अध्ययन करेंगे विश्व मानव अधिवास के अंतर्गत नगरीय अधिवासों के प्रकार। नगरीय अधिवासों के प्रकार जो हैं वो आकार के आधार पर, उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर, अलग अलग आधारों पर संपादित किए जाते हैं। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण देखा था, तो उसमें देखो अधिकांश देशों में नगरीय क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या के आकार को प्रमुख माना था कि आकार के आधार पर जनसंख्या को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। उसी प्रकार जो नगरीय अधिवास हैं, उन नगरीय अधिवासों को हम किन किन आधारों पर उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं, ये हम आज के इस अध्याय के इस पार्ट में देखेंगे। अध्याय है विश्व मानव अधिवास और आज का अपना टॉपिक होगा नगरीय अधिवासों के प्रकार। तो सबसे पहले देखिए, नगरीय अधिवास अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं संपादित किए जाने वाले कार्यों एवं जनसंख्या के आधार पर कई प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। उनको कई नामों से जाना जाता है। अर्थात नगरीय अधिवास जो है वो अपने आकार और वहां पर पाई जाने वाली सुविधाएं और वहां पर संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आज यहां हम जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासों के प्रकार जानेंगे कि जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवास जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात कितनी कितनी जनसंख्या के अंतर्गत हम उनको अलग अलग नामों से जानेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं कस्बा। तो सबसे पहले देखिए, हम कस्बा किसे कहेंगे। अपने भारत के अंतर्गत यदि बात आती है तो हम कस्बा किसे कहेंगे। तो भारत में 5000 की जो जनसंख्या है, न्यूनतम 5000 जनसंख्या जो है वो जहां पर पाई जाती है उसको हम गांव में कहकर के कस्बा कहेंगे। और वहां पर प्राथमिक व्यवसाय में लगे लोगों का प्रतिशत अन्य व्यवसायों से कम होता है। अर्थात हम यूं कहें कि न्यूनतम जहां की जनसंख्या 5000 और वहां पर प्राथमिक व्यवसाय का प्रतिशत जो है वो अन्य व्यवसायों से कम होता है। अर्थात वहां पर लोग द्वितीय व्यवसाय में, तृतीय व्यवसाय में ज्यादा संलग्न होते हैं और इस प्रकार के जो अधिवास हैं उनको हम कस्बा कहते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या कितनी हुई, न्यूनतम 5000 की जनसंख्या। इसी प्रकार हम आगे दूसरा लेते हैं
नगर, कि हम नगर किसे कहेंगे। तो नगर के अंतर्गत देखिए कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या, कितनी, 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो अधिवास हैं वो नगर कहलाते हैं। लेकिन इनमें 50% या उससे अधिक जनसंख्या जो है वो गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है। और भारत में यदि हम बात करें तो भारत के अंदर राजस्थान का उदाहरण ले तो राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर जिले का हम उदाहरण ले सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि जनसंख्या के आधार पर नगर हम किसको कहेंगे कि जहां की जनसंख्या कितनी, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम। इस प्रकार के आदिवासियों को हम नगर कहेंगे। और वहां पर 50% यानी न्यूनतम 50% या इससे अधिक वहां की जो जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य, गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। अर्थात द्वितीयक व्यवसाय में, तृतीयक व्यवसाय में, चतुर्थक व्यवसाय में, पंचम व्यवसाय में लगी होनी चाहिए। या हम यूँ कहें कि वहाँ पर कृषि का जो व्यवसाय है, कृषि से संबंधित जो व्यवसाय है वो बहुत कम होता है, तो उनको हम कहेंगे नगर। जनसंख्या एक बार पूरे देख लीजिए, 1 लाख से अधिक और 10 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऐसे अधिवासियों को हम कहेंगे नगरीय अधिवास। अगला जो अपना वर्गीकरण है वो है महानगर। जैसे नाम से विदित होता है, महा मानी बड़ा नगर, महा बड़ा। तो देखिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासियों, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले अधिवासियों को महानगर की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। और वहां पर औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक गतिविधियों के वो केंद्र होते हैं। क्योंकि जैसे अभी बात आती है कि महानगर हो गए तो वहां पर औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक गतिविधियां, स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियां, इन प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनके वो केंद्र होते हैं। जैसे भारत के अंदर यदि हम बात करें तो भारत के अंतर्गत ऐसी श्रेणियों में जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है आदि नगर आते हैं। तो हम कह सकते हैं यानी महानगर के अंदर जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो अधिवास हैं उनको हम महानगर की श्रेणी में लाते हैं। और ये व्यापारिक, औद्योगिक, व्यावसायिक, उच्च स्तरीय शिक्षा, अनुसंधान आदि के केंद्र होते हैं। और हम ऐसे जो नगर हैं इनको हम मेट्रो सिटी कह सकते हैं, इनको हम मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है मेट्रो सिटी किसे कहेंगे, तो हम मेट्रो सिटी के अंतर्गत जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है और वो एक तरह से औद्योगिक, व्यापारिक, व्यावसायिक और अन्य प्रकार की जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उनके केंद्र होते हैं, ऐसे अधिवासियों को महानगर कहा जाता है। और महानगरों को ही मेट्रो सिटी
कहा जाता है। तो इस प्रकार से महानगर और मेट्रो सिटी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। उसके बाद में हम अगला वर्गीकरण लेते हैं सन्नगर। तो सबसे पहले हम देखिए सन्नगर किसे कहेंगे। सन्नगर का मतलब होता है कि एक नगर दूसरे नगर के पास में आता है और वो आपस में दोनों मिले जुले लगते हैं, आपस में दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो ऐसे नगरों को हम सन्नगर के नाम से जानते हैं। तो सन्नगरों में देखिए हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि 1915 में पैट्रिक गिडिज ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था जो सन्नगर से संबंधित है। और ये विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जिनमें हर प्रकार का जो विकास है वो अति उत्तम श्रेणी का होता है। तो विशाल नगरीय क्षेत्र होते हैं, अलग अलग नगरों या शहरों के जो आवास हैं वो आपस में मिलकर के नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो आदि इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। यदि हम अपने भारत में इनकी बात करें तो भारत में ग्वालियर, लश्कर मुरार, दिल्ली, गुड़गांव। तो देखिए इस उदाहरण से आप समझ सकते हो कि दिल्ली और गुड़गांव दोनों पास पास में हैं और दोनों की आबादी इस प्रकार बढ़ी है हर क्षेत्र में कि वो आपस में मिल गए हैं। पता नहीं चलता जल्दी से कि कहाँ से गुड़गांव शुरू हुआ, कहाँ से दिल्ली खत्म हुई, कहाँ से दिल्ली आई। तो इस प्रकार से इनको हम सन्नगर कह सकते हैं। पूछा जा सकता है कि इस शब्दावली का प्रयोग किसने किया, तो हम कह सकते हैं 1915 में पैट्रिक गिडिज ने इस शब्दावली का इस्तेमाल किया जो सन्नगर से संबंधित है। तो ऐसे नगरों को हम सन्नगर की श्रेणी में रखते हैं या हम कहें कि इनको सन्नगर कहा जाता है। उसके बाद में अपना अगला वर्गीकरण है आदिवासियों का जो अगला प्रकार है वो है वृहत नगर। वृहत मानी बड़ा। तो देखिए अंग्रेजी में इसे मेगालोपोलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस। तो पूछा जाता है आपसे कि मेगालोपोलिस किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं वृहत नगरों को ही मेगालोपोलिस कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर अर्थात बड़ा नगर। इसका प्रयोग भी सन 1857 में जी गोटमैन ने किया था। जी गोटमैन। ये भी पूछा जा सकता है कि वृहत नगर जो है उस वृहत नगर का प्रयोग किसने किया, तो कह सकते हैं 1857 में जी गोटमैन ने किया था। तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। 50 लाख से अधिक होती है, क्योंकि ये जो नगरीय अधिवास के प्रकार थे ये अपने जनसंख्या के आधार पर है। तो वृहत नगर जहां की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, ऐसे नगरों को वृहत नगर या मेगालोपोलिस नगर के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं ये बहुत बड़े नगर होते हैं। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व नगरी। विश्व
नगरी भी कहा जाता है। जैसे ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग। और यदि अपने भारत की बात करें तो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, यानी अपने भारत के चारों महानगर जो हैं वो भी वृहद नगर या मेगालोपोलिस की श्रेणी में आते हैं। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर नगरीय अधिवासों को हम 5 बड़े भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें कस्बे की जो जनसंख्या है वो 5000 कम से कम होनी चाहिए। नगर जो है, नगर 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम। महानगर जो है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। नगर आपस में जैसा बताया था आपको कि एक दूसरे से सटे हुए। और वृहद नगर जो है, जिनको हम मेगालोपोलिस या विश्व नगर कहते हैं, वहां की जो जनसंख्या है वो 50 लाख से अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम जनसंख्या के आधार पर कस्बा, नगर, महानगर, सनगर और वृहद नगर आदि की श्रेणियों में इनको बांट सकते हैं। ये तो था नगरीय अधिवासों का प्रकार। अब हम आगे देखेंगे कि नगरीय जो अधिवास हैं, उन नगरीय अधिवासों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, उन समस्या। हाँ, तो देखिए नगरीय अधिवासों की समस्याएं कि एक नगर में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। तो देखिए अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। घनत्व से तात्पर्य था कि प्रति वर्ग किलोमीटर वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या। तो देखिए लगातार किसी न किसी उद्देश्य से लोग गांवों को छोड़ करके शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो शहरों का जो प्रति व्यक्ति जन घनत्व है वो लगातार बढ़ता जाता है और लगातार बढ़ने से वहां पर अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो पहली समस्या जो है, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है और उससे नगरों का जो आकार है वो भी लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में क्या होता है कि वहां पर अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। वहां पर भूमि कम हो जाती है और लोगों की संख्या वैसे ही लगातार बढ़ती जाती है। जैसे हम भारत की बात करें तो सन 1981 में भारत के अंतर्गत 9 महानगर थे। भारत के अंदर 9 महानगर थे और वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में उनकी संख्या जो है वो 53 के लगभग हो गई है। तो हम देखते हैं कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का आकार जो है बढ़ता जाता है, नगर बढ़ते जाते हैं तो वहां पर अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है। इसी प्रकार हम बात करें कि 2005 में पूरे संसार के अंतर्गत 438 महानगर थे और वर्तमान में उनकी संख्या जो है वो 600 से अधिक हो गई है। तो लगातार इस प्रकार से जन घनत्व और नगरों का आकार बढ़ता जाता है, जिससे वहां पर अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दूसरी समस्या है गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। नगरों में जनसंख्या तथा घनत्व में वृद्धि होने से आवासीय भवनों की कमी हो जाती है। तो लोग जहां भी जगह मिलती है वहां पर अपनी बस्तियां बसा लेते हैं, जिनको हम गंदी बस्ती के नाम से जानते हैं। क्योंकि औद्योगिक और व्यापारिक नगरों में तो एक छोटे छोटे जो कमरे होते हैं उनमें भी 2-2, 3-3, 4-4 परिवार रहते हैं। तो वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, अन्य प्रकार की वहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जैसे मुंबई की यदि हम बात करें
तो मुंबई के अंदर 10% लोग मुंबई के जो हैं वो गंदी बस्तियों के अंतर्गत निवास करते हैं। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि वहाँ के नगरों का जनघनत्व और उनका आकार बढ़ता जाता है, लोग अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर पहुँचते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुंबई में 10% लोग जो हैं वो गंदी बस्तियों में निवास करते हैं और वहाँ के 60% लोग जो हैं वो फुटपाथ पर, हम कहें कि सड़कों पर रात गुजारने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तीसरी समस्या हम लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण की। तो पर्यावरण प्रदूषण न केवल भारत की समस्या है अपितु पूरे संसार की समस्या इसको माना जाता है। तो नगरीकरण के कारण नगरों में अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला धुआं, वहाँ पर जो परिवहन है, परिवहन से निकलने वाला धुआं और अनेक प्रकार की विषैली गैसें हैं, वो लगातार प्रदूषण का जो प्रतिशत है उसको लगातार बढ़ाती रहती हैं। तो शहरों के अंदर, महानगरों के अंदर मानव का सांस लेना भी दूभर हो गया है। तो इस प्रकार यदि हम देखें अपने भारत के अंदर ही दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में कुछ वर्षों से प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। और अगली जो अपनी समस्या है वो है उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य। उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, सीधी सी बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, दैनिक उपयोग की जो चीजें हैं जैसे दूध, घी, सब्जी आदि जो दूसरे निकटवर्ती क्षेत्रों से आती हैं, तो लोग वहाँ के ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए और वो अधिक मूल्य बढ़ा करके वहाँ के लोगों को बेचते हैं, क्योंकि ग्राहक ज़्यादा होते हैं, वस्तुएं वहाँ पर कम उपलब्ध होती हैं। तो लगातार उपभोक्ता जो है वो वस्तुओं का मूल्य जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसी से संबंधित अगली समस्या है खाद्य पदार्थों में मिलावट। इसी से संबंधित ये है कि दैनिक उपभोग की जो चीजें हैं, नगरों में व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें अनेक प्रकार की मिलावट करते हैं। तो मिलावट करने से वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो वासी हैं, उनके स्वास्थ्य पर उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनको अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर खाद्य पदार्थों में अधिक लाभ प्राप्ति के लिए मिलावट की जाती है। उसके बाद में देखो अपराधों का बढ़ता स्तर। अपराधों का बढ़ता स्तर, क्योंकि कानून का एक निश्चित दायरा होता है और नगर बढ़ते जाते हैं, गंदी बस्तियां बाहर बस्ती जाती हैं जो वहाँ के कानून की देखरेख से थोड़े परे हो जाते हैं। तो ऐसे में अपराधों की संख्या जो है वो बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में नगरों में आने वाली जनसंख्या में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, जिससे नगरों में लिंगानुपात का संतुलन भी बिगड़ जाता है। और ऐसे में अधिक मजदूरी नहीं मिलने के कारण धनवान बनने के चक्कर में, लालच में आकर के वहाँ पर जो युवा आते हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति करने के लिए विवश हो जाते हैं। अपहरण करना, जेब काटना, चोरी, बैंक लूटना, इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों में पड़ जाते हैं और लगातार इस प्रकार से अपराधियों की संख्या बढ़ती जाती है। पुलिस और प्रशासन के लगातार चौकन्ना रहने पर भी ऐसे शहरों में अपराध की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से देखो अनेक प्रकार की समस्याएं हम ले सकते हैं, तो अन्य प्रकार की समस्याएं भी आप इसमें समाहित कर सकते हैं। हर प्रकार की समस्या जो है शहर के अंतर्गत, इन महानगरों के अंतर्गत आती है। अंत में हम कहेंगे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की भी कमी हो जाती है, कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी जनसंख्या बढ़ने के कारण, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के कारण, जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सकों की कमी के कारण लगातार
जनसंख्या बढ़ती जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो वहाँ की सरकार इतनी बड़ी वहाँ की जनसंख्या को मुहैया नहीं करा पाती है, तो लगातार उनका स्वास्थ्य गिरता जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महानगरों के अंतर्गत या नगरीय अधिवासों में अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं, जिनसे वहाँ का जो मानव है वो जूझ रहा है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, नगरीय अधिवासियों के प्रकार और नगरीय अधिवासियों की समस्याएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।